और नहीं पीछे, हाँ ओके, और शेट शेट, और बढ़िया। कल हमने पढ़ा था फ्लावर के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ रहे थे, और उसके अंदर में हमने फ्लावर के बारे में सारी की सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि फ्लावर कैसा होता है, उसके अंदर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वगैरह वगैरह। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी फ्लावर है उसके अंदर में हमने दो पार्ट्स देखे थे, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। अब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो है हम उसकी बात नहीं करेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जिसमें आता था कैलिक्स और कोरोला, और उसके फंक्शन हमने पढ़ लिए थे। अब बात करते हैं हम प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन की, जो मेन ऑर्गन है एंड्रोसियम और गाइनोसियम, और जिसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी एंड्रोसियम। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम एंड्रोसियम की बात करेंगे कि फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसके अंदर में वो कैसा होगा, किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, क्या कुछ चीज़ें होंगी, उन सबों के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सिंपल कि एंड्रोसियम जो था वो उसकी यूनिट क्या थी, स्टामेन, और इसको और भी क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। जो कार्पेल होगा उसको हम क्या कहेंगे, इसको जैसे माइक्रोस्पोरोफिल कह रहे हैं तो फीमेल वाला पार्ट होगा तो उसको क्या कहेंगे, मेगास्पोरोफिल। माइक्रो वर्ड हमेशा जहाँ कहीं भी आएगा हम मेल को रिप्रेजेंट किया जाता है माइक्रो से, और मेगा फॉर फीमेल गैमेट। ठीक है, तो स्टामेन होता है। स्ट्रक्चर कल हमने देखा था, अगर हम जनरल सा स्ट्रक्चर अगर देखें कि वो किस तरीके का होगा तो कुछ इस तरीके का नज़र आता है जनरली, जहाँ पर एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक डंडी होगी, और उस स्टाक लाइक स्ट्रक्चर से ये जुड़ा हुआ होता है दोनों साइड में। इस पोर्शन को हम कहते हैं एंथर, और इससे कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, जैसे कि ये एक फिलामेंट था और इसके ऊपर में एंथर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दो लोब में बटा हुआ होता है, एक इधर से ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, एक यूं जुड़ा हुआ होगा। तो ये इस तरीके से दो पार्ट में बटा हुआ होता है, एक आधा इधर से जुड़ा हुआ है और आधा यूं जुड़ा हुआ है। तो यूं जुड़ा हुआ रहेगा, और जो बीच वाला पोर्शन है जो इन दोनों को, एंथर को जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इस बीच वाले पोर्शन को कहते हैं कनेक्टिव, और इसके अंदर में वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि एंथर के अंदर में ही क्या होगा, यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, वो इसी के अंदर में होगा। तो उसके लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होगा तो वो यहाँ से फिलामेंट के द्वारा वैस्कुलर टिश्यू जो होता है वो यहाँ तक पहुँचाया जाता है। ये बीच वाला पोर्शन जो है, ये जो थिक पार्ट है, ये कनेक्टिव है, और इसी कनेक्टिव के अंदर में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है इसके अंदर में। बात आ रही होगी समझ में। अब चूंकि ये यूं प्रेजेंट है तो हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखेंगे। ये यूं प्रेजेंट है, हम इसका यूं ट्रांसवर्स सेक्शन जब काट के देखेंगे तो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। जब हम यहाँ से इसको ऐसे कट करते हैं और इसका ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें मिलता है। ठीक है, तो ये जो है दो लोब में बटा हुआ होता है। ये बीच वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये कनेक्टिव है। ठीक है, और इसके अंदर जो हमने बात करी कि ये दो लोब में बटा हुआ होगा, तो ये एक लोब हो गया, एक ये लोब हो गया। इन दोनों को हम क्या कह रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, लोब। और लोब टोटल कितने लोब हैं, दो लोब हैं, तो इसी वजह से इसको हम बाई लोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इसको और भी बहुत सारे अलग अलग टर्म से जब पूछा जाता है कि कैप्सेला के अंदर में या फिर एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो कैसा होता है, तो उसके लिए बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, तो उसके बारे में भी देखते हैं कि वो थीका क्या है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम यूँ देख रहे हैं कि ये एक इस तरीके का फिलामेंट था जिसके एक तरफ में
इस तरीके से एंथर जुड़ा हुआ था, वो दो पार्ट में बटा हुआ था, दो लोब में बटा हुआ था। हमने ऊपर से इसे कट करके इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखा तो वो कुछ इस तरीके का नजर आया। ये बीच से जुड़ा हुआ है, ये है कनेक्टिव, और इधर एक लोब है यूं, और एक इधर का लोब है यूं। तो दो लोब में बटा हुआ है, तो इस वजह से इसको बाइलोब्ड कहते हैं। और ये बीच वाला जो पोर्शन है ये है कनेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक लोब में दो चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, एक लोब में कितने, हर लोब में दो दो चैम्बर होंगे, ये चैम्बर्स हैं। चैम्बर्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है थीका। थीका का मतलब एम्प्टी स्पेस या फिर चैम्बर। और हर एक लोब जो होगा, इसका मतलब हर एक लोब में कितने कितने चैम्बर हैं, दो। कितने कितने थीका हैं, मतलब दो। तो इस वजह से इस कंडीशन को डाइथीकस भी कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, डाइथीकस कंडीशन। अब यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं कि जैसे कि ये जो चैम्बर्स हैं इसको हम थीका कह सकते हैं, ये जनरल टर्म है थीका या चैम्बर जिसको बोला जाता है। तो दो दो थीका होते हैं, तो इस वजह से इसको डाइथीकस कंडीशन बोल दी जाती है। लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो चैम्बर्स हैं ये दरअसल क्या हैं, स्पोरेंजिया हैं। स्पोरेंजिया उस चैम्बर को कहते हैं जिसके अंदर स्पोर्स, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो चारों हैं, टोटल एक एंथर में टोटल 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। ये क्या हैं, ये सभी स्पोरेंजिया कहे जाते हैं। और चूंकि टोटल स्पोरेंजिया का नंबर जो होगा वो 4 होगा, तो स्पोरेंजिया जो हैं ये कैसे स्पोरेंजिया है, माइक्रो स्पोरेंजिया या मेगा स्पोरेंजिया, तो इसको हम कहेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया। आपको बात आ रही होगी समझ में ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर टोटल यहाँ पर मेल स्पोरेंजियम की बात हो रही है। तो सिंगल अगर एक रहेगा तो स्पोरेंजियम कहेंगे, और 4 अगर प्लूरल होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग स्पोरेंजिया वर्ड यूज करते हैं। तो स्पोरेंजिया और माइक्रो वर्ड लगा हुआ है चूंकि ये मेल है। टोटल कितने होंगे स्पोरेंजिया, तो यहाँ पर स्पोरेंजिया का नंबर है 4, और इसी वजह से इस कंडीशन को टेट्रा स्पोरेंजिएट भी बोला जाता है। यहाँ पर टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन कही जाती है। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ें हैं कि ये हमारा एक स्टामेन था। स्टामेन के अंदर में दो पार्ट होते हैं मेनली, फिलामेंट और एंथर। बीच वाला जो पोर्शन इन दोनों को कनेक्ट करके रखने का काम करता है उसको कनेक्टिव कहते हैं, जिसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पर देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन है ये, तो वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा जो कि एंथर जो होगा। और बीच वाला पोर्शन जो है वो कनेक्टिव बोला जाता है। अगेन यही वाला पोर्शन है कनेक्टिव, जिसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा। दो लोब में डिवाइडेड होता है, इसी वजह से इसको हम लोग बाइलोब्ड कहते हैं। हर एक लोब के अंदर में दो दो चैम्बर होते हैं, तो इस चैम्बर को थीका कहते हैं। इस वजह से इस कंडीशन को डाइथीकस बोली जाती है, डाइथीकस कहा जाता है। और साथ में ये जो चैम्बर्स हैं इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, चूंकि इसी के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और इन माइक्रोस्पोरेंजिया का नंबर जो है वो 4 होगा, तो इसी वजह से इस कंडीशन को टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन भी कही जाती है। आप इसे लिख लेंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, स्पोरेंजिया लेटर कन्वर्टेड इनटू पॉलन सैक्स, पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉलन चैम्बर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे हम पॉलन सैक या फिर पॉलन चैम्बर्स भी कहते हैं। चूँकि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो कहने का मतलब क्या कि उसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे, और माइक्रोस्पोर जब बाद में डेवलप होकर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो अब उसको माइक्रोस्पोरेंजियम ना कह के पॉलन सैक बोला जाता है। चूँकि अब वो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गए, तो अब उसी को हम लोग, उसी चैम्बर को अब हम लोग क्या कहेंगे, पॉलन सैक कहेंगे या फिर पॉलन चैम्बर बोला जाता है। एक टर्म आता है यहाँ पर एपिपेटैलस। एपिपेटलस कंडीशन अगर आपने 11th में पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर के अंदर में, तो होता ये है कि जब स्टामेन जो है वो फ्यूज हो जाता है, फ्यूज्ड विथ पेटल्स, ठीक है, तो इसको एपिपेटलस कंडीशन कही जाती है। कहीं कहीं कभी कभी किसी दूसरे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर में पूछ लिया जाता है एपिपेटलस कंडीशन, बिहार बोर्ड वगैरह में। तो स्टामेन जो है वो जब पेटल के साथ फ्यूज़ हो जाता है तो उसको, उस कंडीशन को एपिपेटलस कंडीशन कही जाती है। बात आ गई होगी समझ में, आप ये भी लिख लेंगे। अब
बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर की, कि आखिर जो स्ट्रक्चर है वो एंथर का कैसा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो यहाँ पर एंथर के अंदर में किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। 1 2 3 4, वेरी गुड। इसके चारों तरफ में एक लेयर है, इसके चारों तरफ में एक लेयर है, या यो, ओके, नाउ दिस विल बी मोर इंटरेस्टिंग, ग्रेट। एक छोटू सा कनेक्टिव, ओके 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 ओके। 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4, yeah. No. Yes, this is amazing diagram, bro. Yeah. अब ये है एपिडर्मिस, या फिर इसे कहते हैं एक्सोथीसियम। उसके बाद वाली जो लेयर होती है इसे हम कहते हैं एंडोथीसियम। ये थोड़ा दूर में बना देता हूँ। ये वाली लेयर जो है ये दूसरी लेयर है एंडोथीसियम, ये पहली लेयर थी एपिडर्मिस। उसके बाद आती है तीसरी लेयर जिसे हम कहते हैं मिडिल लेयर। और फिर यहाँ पर आता है चौथी लेयर टैपेटम, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डायग्राम है, ये उसी एंथर का ही है जिसका हमने ट्रांसवर्स सेक्शन अभी यहाँ पर देखा था। वो जनरल सा डायग्राम था, ठीक है, जिसके अंदर में हमने देखा था कि 4 स्पोरेंजिया थे। यहाँ पर ये 4 स्पोरेंजिया हैं, ये चारों स्पोरेंजिया हैं, ठीक है। ये क्या है? ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। ये बीच वाला पोर्शन क्या है? ये है कनेक्टिव। तो कनेक्टिव वो डक्ट है, वो पाइप है जो कि क्या कर रहा है कि नीचे से फिलामेंट से यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू को लेके आ रहा है, न्यूट्रिशन लेके आ रहा है। अब होता ये है कि इसके अंदर में टोटल 4 लेयर हमको देखने को मिलती हैं। एपिडर्मिस या फिर एक्सोथीसियम, सेकंड लेयर एंडोथीसियम, थर्ड लेयर मिडिल लेयर और फोर्थ लेयर टैपेटम। टैपेटम की लेयर अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले अंदर में ये जो स्पेस है, ये जो चैम्बर है, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को बोला जा रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया। और उसके चारों तरफ एक सेल की बहुत सारे, एक सिंगल सेल की लेयर होती है। ये एक सिंगल लेयर होती है सेल की, जिसको हम लोग कहते हैं, ये इस तरीके से एक सिंगल लेयर है सेल की, जिसको हम लोग कह रहे हैं टैपेटम, ठीक है। अब मतलब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके जस्ट बाहर की जो लेयर होगी, जो सेल घेरे हुए होगा इस स्पोरेंजिया को, उस सेल की लेयर को बोला जा रहा है टैपेटम। इस टैपेटम के जस्ट बाहर, ये जैसे कि एक टैपेटम हुआ, तो टैपेटम के लेयर के जस्ट बाहर ये जो पूरा का पूरा बीच वाला जो पोर्शन है, ये जो पूरा स्पेस जो है, ये स्पेस है मिडिल लेयर, ठीक है। और साथ ही उसके बाद 2 और लेयर होती हैं, एंडोथीसियम एंड एक्सोथीसियम। एक्सोथीसियम, थीका, थीका का मतलब लेयर, एक्सो मतलब थीसियम, मतलब थीका का मतलब चैम्बर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सोथीसियम बाहर की लेयर और एंडोथीसियम नीचे अंदर की लेयर जो होती है, हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि उसके बाद यहाँ पर जो तीसरी लेयर है ये क्या है? मिडिल लेयर है। और मिडिल लेयर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। अब ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर जैसे हम बात करें कि जब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना होता है तो ये यहाँ पर जो सेल होते हैं, जो मिडिल लेयर होता है, ये
खुद यहाँ पर जो मिडिल लेयर के सेल होंगे, यहाँ पर जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगे, ये क्या करेंगे कि खुद अपनी बॉडी का जो न्यूट्रिशन होगा वो इस सेल के अंदर पहुँचा देते हैं, इस सेल के अंदर पहुँचा देते हैं, मतलब इस स्पेस के अंदर पहुँचा देते हैं सारा का सारा अपना न्यूट्रिशन, ताकि इनको न्यूट्रिशन मिल सके। और जब सारा का सारा इनका न्यूट्रिशन इनके पास जब पहुंच जाता है तो ये लेयर जो है, जो पूरी ये बीच वाली जो लेयर है, जो मिडिल लेयर है, वो डीजेनरेट हो जाती है। टैपेटम का काम क्या होता है? तो टैपेटम भी जो है वो इनिशियली तो क्या होता है कि वेव ही होता है, लेकिन यहाँ पर हमको बिल्कुल सर्कुलर नजर आ रहा है। क्या होगा इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। तो टैपेटम ही वो काम करता है, ये क्या करता है कि बाहर से मिडिल लेयर से न्यूट्रिशन लेके और अंदर पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो टैपेटम जो है ये क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन में हेल्प करता है फ्रॉम मिडिल लेयर। और जब यहाँ का सारा न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, जब वो यहाँ अंदर तक पहुँचा चुका होता है, तो फिर टैपेटम की लेयर भी जो है वो गायब हो जाती है, ये यहाँ से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म होगा। पहले आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसके बारे में हम इसके बारे में और भी कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक है, अब जो यहाँ पर 4 लेयर थी, सबसे बाहर वाली लेयर एक्सोथीसियम प्लस सेकंड लेयर एंडोथीसियम और प्लस थर्ड लेयर मिडिल लेयर, ये डेसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करते हैं। डेसेंस क्या होता है आगे हम देखेंगे, और साथ ही प्रोटेक्शन में भी हेल्प करेंगे। एंथर को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं, क्योंकि यही 3 लेयर हैं। टैपेटम तो क्या है कि माइक्रोस्पोरेंजिया को घेरे हुए है, और उसके अलावा जो बाकी 3 लेयर जो हैं वो क्या करते हैं कि प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं और साथ ही डेसेंस ऑफ एंथर में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टैपेटम की, कि टैपेटम जो है वो क्या होगा। इट इज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप। ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, अभी हमने डायग्राम के अंदर में देखा कि ये स्फेरिकल होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया भी जो होते हैं वो भी स्फेरिकल होते हैं, याद रखिएगा। माइक्रोस्पोरेंजिया आर स्फेरिकल इन शेप। माइक्रोस्पोरेंजिया भी जो है वो स्फेरिकल होंगे शेप में। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया भी जो है वो भी स्फेरिकल हैं, और उसके चारों तरफ की इसी वजह से जो लेयर होती है वो भी क्या होती है कि ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप में होगी। इट हैज़ डेंस साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म भी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है। उसके अलावा ये क्या करता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर। अंदर में ही क्या होगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी और माइक्रोस्पोर होगा, मतलब ये कहाँ पर होगा, स्पोरेंजिया के अंदर। तो टैपेटम क्या करता है कि वही न्यूट्रिशन जो है वो अंदर पहुँचाने का काम करता है। साथ ही उसके अलावा यहाँ पर ये कैसा होगा, इनिशियली, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इनिशियली इट इज़ diploid, but becomes polyploid। बाद में ये पॉलीप्लॉइड हो जाता है। कैसे? ड्यू टू एंडोमाइटोसिस, या फिर इसी को कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। आप चाहें तो यहीं पे लिख लेना, नज़र आ रहा होगा आपको, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। अगर नज़र नहीं आ रहा हो तो आप इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम ऊपर का लिख लेंगे। चलिए, यहाँ पर ऊपर में लिख देता हूँ। इनिशियली इट इज़ डिप्लॉयड बट बिकम्स पॉलीप्लॉयड ड्यू टू एंडोमाइटोसिस और फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न एंड पॉलीटेनी। शुरू में ये डिप्लॉयड होता है, लेकिन बाद में पॉलीप्लॉयड हो जाता है। पॉलीप्लॉयड का मतलब 2n से 4n हो जाना, 3n हो जाना, 4n हो जाना, 5n 6n में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे, क्या होता है इसके अंदर में आखिर? तो इसके अंदर में होता है ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। एंडो अंदर, माइटोसिस मतलब सेल के अंदर क्या होगा
कि माइटोसिस तो होगा। माइटोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम जो होते हैं, आपको बताया है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रह जाता है। एक सेल से दो सेल बनते हैं, लेकिन सेल को डिवाइड होने से पहले क्या होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो यहाँ पर एंडोमाइटोसिस के अंदर में होता ये है कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाता है, क्रोमोसोम वगैरह सब कुछ अलग अलग होंगे, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जब साइटोप्लाज्म का डिवाइड होने की बारी होती है तो वो नहीं होता है। तो जहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, उसी को हम लोग एंडोमाइटोसिस कहते हैं, या फिर इसी को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी कह सकते हैं। न्यूक्लियस जो है वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होना एक तरीके से, जब भी हम क्रोमोसोम का नंबर अलग हो रहा है तो वहाँ पर उसी के साथ साथ न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है। फिर इस न्यूक्लियस से फिर क्या होगा, बहुत सारे अलग अलग फिर से और भी न्यूक्लियस बनेंगे, है ना। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस, इस तरीके से बन जाते हैं। तो यहाँ पर एंडोमाइटोसिस होता है या फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसकी वजह से ये पॉलीप्लॉइड हो जाएगा। एंड पॉलीटेनी, और पॉलीटेनी क्या होता है, तो पॉलीटेनी अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि नॉर्मली क्रोमोसोम जो होता है वो इस तरीके का होता है, और क्रोमोसोम की ये जो आर्म होती है इसके हम कहते हैं क्रोमैटिड। क्रोमोसोम की एक आर्म को बोला जाता है क्रोमैटिड। अब नॉर्मली तो क्या होता है कि एक क्रोमोसोम के अंदर में 2 क्रोमैटिड होते हैं, लेकिन अगर क्रोमोसोम का नंबर ना बढ़े बल्कि क्रोमैटिड का नंबर बढ़ जाए, एक ये क्रोमोसोम था, इससे 2 क्रोमोसोम हो गए, तो यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम था, प्लॉइडी लेवल 1 था, हैप्लॉइड था, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम हो गए, डिप्लॉइड हो गए। जब क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है तो पॉलीप्लॉइडी होती है, मतलब प्लॉइडी बढ़ती है, ठीक है, उसको पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। और क्रोमोसोम का नंबर ना बढ़े, ये अभी भी एक ही क्रोमोसोम है क्योंकि एक ही के साथ, एक ही सेंट्रोमियर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन क्रोमैटिड का नंबर बढ़ गया, ठीक है। अब इनके आर्म्स कितने हो गए, पहले 2 थे अब 4 हो गए हैं, लेकिन क्रोमोसोम अभी भी एक ही है। तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ना पॉलीप्लॉइडी, और क्रोमैटिड का नंबर बढ़ना पॉलीटेनी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अभी जान ही गए हो। चलिए आप ये चीज़ें भी लिख लेंगे, हो गया। चलिए अब यहाँ पर अब एक चीज़ समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है, एक चैप्टर की आखिर हम लोग ये चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं और किस डायरेक्शन में हमारा चैप्टर जा रहा है, हम लोग आखिर पढ़ने क्या वाले हैं इसके अंदर में। तो आपको लाइफ साइकिल मैंने बताई थी एक वीडियो, अगर आपने लाइफ साइकिल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा आई बटन में, कार्ड्स के अंदर में, वो वीडियो आप जरूर देख लेना कि आपको जो प्लांट लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाली जो वीडियो है उसके अंदर में हमने बात करी थी। एक बार जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ कि प्लांट की जो जनरेशन है वो स्पोरोफाइट होती है,